चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर कर रहे हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने देखा लास्ट 3-4 डेज़ के लेक्चर से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आए यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के एग्ज़ाम में। किसी भी चीज़ से अगर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ जाना, आप पूरा सब्जेक्ट और बुक पढ़ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन एक नहीं आता, बट 3-4 डेज़ के लेक्चर से ही कंटेंट आ जाना, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। सारा साल अखबार पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 नहीं आते कई बार। 4 क्वेश्चनों का इस लेवल के एग्जाम में महत्व समझे। सेंटर स्टेट रिलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 109 में ये समझाया था कि सेंटर और स्टेट के बीच में अक्सर कुछ कन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं। उनमें हमने पहले 4 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम 5th पॉइंट ऑनवर्ड चलने की कोशिश करेंगे। हम 5th से लेकर के 12th पॉइंट तक को कंप्लीट करेंगे और फिर इसी में आगे जा करके मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, हम राजमन्नार कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, हम सरकारिया कमीशन, पंछी कमीशन, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे और सेंटर स्टेट रिलेशन का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मेंस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज़ और करंट अफेयर के टॉपिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसको उसी डेप्थ में काम करिएगा। इसको थोड़ा टिपिकल है सेंटर के सब्जेक्ट से, स्टेट के सब्जेक्ट थोड़ा पेचीदा भी है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, सारा ही करना है। 5th जो कन्फ्लिक्ट का रीज़न है वो क्या है? रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, राज्यों की एक समस्या और भी बहुत ज़बरदस्त है, वो ये है, स्टेट में एक अथॉरिटी अपॉइंटेड है जिसको हम कहते हैं गवर्नर। नॉर्मल स्कीम ये होती है, अगर हम सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, पार्लियामेंट के, तो किसी भी एक हाउस में बिल प्रेजेंट हुआ, देखिए जब तक पास नहीं हो जाता तब तक बिल कहलाता है विधेयक, जब पास हो जाता है तो लॉ कहलाता है, यानी कि कानून। जब तक पास नहीं होता क्या कहलाता है? बिल, उसे विधेयक कहते हैं हिंदी में। और जब पास हो जाता है तो क्या कहलाता है? लॉ, उसे अपन कानून कहते हैं। ये एक ही दस्तावेज हैं जिसकी 2 विपरीत परिस्थितियों में 2 विपरीत नाम हैं, एक बिल एक लॉ, वो सेम थिंग है। जैसे फार्म बिल्स पास हो गए तो फार्म लॉज बन गए। इन्हीं फार्म लॉज पर आज प्रोटेस्ट हैं, पूरे देश भर में संघर्ष चल रहा है किसानों का। ऐसे में अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट की स्कीम में अगर हम समझें तो क्या होता है, किसी भी एक हाउस में आप बिल प्रेजेंट करें, आपने लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में बिल प्रेजेंट किया है, तो नियम कहता है कि उसे लोकसभा में पास होने के बाद अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में जाना है। फिर नियम यह कहता है कि उसे वहाँ भी पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाना है, और नियम के मुताबिक ही राष्ट्रपति यदि उसे अपना असेंट दे दें तो फिर वो पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में दर्ज होता है, इंडियन गजट में छप जाता है और वो देश का कानून हो जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया पालन हुई। ऐसे में जब कानून लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में प्रेजेंट हुआ, ऑल इन ऑल ये लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास चला गया, तो राष्ट्रपति के पास 3 अवसर होते हैं। 3 अवसर हैं। अवसर माने 3 स्टांस प्रेसिडेंट ले सकते हैं, 3 तरह से वो बिहेव कर सकते हैं। पहला, वो उस बिल को विदहेल्ड कर सकते हैं, यानी कि ये हो गई एब्सोल्यूट वीटो, बिल को कैंसिल ही कर दिया, नहीं स्वीकृति दी। दूसरा, वो बिल को पुनर्विचार करने के लिए वापस हाउस में भेज सकते हैं कि इस पर एक बार फिर से विचार कर लीजिए, तो बिल पुनर्विचार के लिए वापस आ गया। जब बिल पुनर्विचार के लिए वापस आया तो ध्यान से सोचिए, इसे कहते हैं अपन सस्पेंसिव वीटो। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि बिल पुनर्विचार के लिए आया, तो लोकसभा और राज्यसभा में वो सिंपल मेजॉरिटी से ही वापस अगर बिना किसी अमेंडमेंट के पास कर दिया जाए, प्रेसिडेंट ने वापस भेजा है, नेचुरली उसका पर्पस तो यही है कि प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ फेरबदल होने चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में वो वापस आया है, लेकिन पार्लियामेंट के इन दोनों हाउसेज ने उसमें बिना किसी परिवर्तन के ही, बिना एनी अमेंडमेंट, बिना मॉडिफिकेशन, एज इट इज़ फॉर्म में अगर राष्ट्रपति को वापस भेज दिया है, तो फिर राष्ट्रपति अब बाउंड है अपना असेंट देने के लिए। मतलब ना तो राष्ट्रपति अब उस पर अपनी पहली वीटो यूज़ कर सकता है, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो की वो बिल को अपना असेंट ही ना दे, असेंट माने स्वीकृति ना दे, ना तो राष्ट्रपति अब अपनी तीसरी वीटो यूज़ कर सकता है, पॉकेट वीटो, यानी कि उसे इनडेफिनेट पीरियड के लिए ना यस कहे या नो दबा के रख ले जेब में, बस रख लिया, ना तो ये वाला यूज़ कर सकता है।
यानी कि उसने सेकंड वीटो यूज़ कर ली, तो अब वो बाउंड है उस बिल को असेंट देने के लिए। अब उसके पास कोई और चारा नहीं बचता, उसे स्वीकृति देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने पुनर्विचार करने वाली वो जो उसकी शक्ति थी उसका यूज़ कर लिया है। आई बात समझ में? इसमें आप एक चीज़ नोटिस करिए कि बिल वापस भेजा लोकसभा राज्यसभा ने, मान लीजिए वैसे तो अमेंडमेंट करती जाती हैं, कोई भी अमेंडमेंट नहीं की और पास भी हुआ है सिंपल मेजॉरिटी से, अमेरिका की तरह स्पेशल मेजॉरिटी नहीं, सिंपल मेजॉरिटी से, और ये सस्पेंसिव वीटो कहलाती है। तीसरी वीटो होती है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो ये है कि अगर प्रेसिडेंट के पास बिल गया है तो प्रेसिडेंट ना तो उसे विदहोल्ड कर रहे हैं, ना तो विदहोल्ड किया, ना प्रेसिडेंट ने उसे सस्पेंसिव वीटो के एम्बिट में लिया, ना प्रेसिडेंट ने उस पर कोई येस की ना नो की, बस उसे रख लिया। और वो कब तक रख सकते हैं? अनिश्चित काल के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए। ना येस कह रहे हैं ना नो कह रहे हैं, वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए रख लिया, बस पड़ा हुआ है, वो है पॉकेट वीटो, पॉकेट में डाल लिया। 3 तरह की यूज़ की, लेकिन अब ध्यान से समझिए, ये केंद्र के मामले में हुआ, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है और प्रेसिडेंट के पास ये शक्तियाँ हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास राज्यों के मामले में भी ये शक्तियाँ आ जाती हैं, स्टेट के मामले में भी ये शक्तियाँ हैं। ध्यान से समझिए किस तरह से आती हैं ये शक्तियाँ। कुछ बिल्स इस तरह के हैं जिन्हें गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं। मान लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेचर ने, किसी भी एक स्टेट की विधानसभा ने, मान लीजिए कि पंजाब विधानसभा ने कानून पारित किया, वो गवर्नर के पास गवर्नर का असेंट लेने के लिए गया, गवर्नर ने उसको फर्दर रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। अब वो प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने मान लीजिए कि उसमें फेरबदल करने के लिए सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल करते हुए उसे वापस भेजा गवर्नर को, तो गवर्नर उस बिल को वापस भेजेंगे उस विधानसभा में, और वो विधानसभा ने मान लीजिए कि परिवर्तन किया या नहीं किया, वो विधानसभा के ऊपर है। मान लीजिए विधानसभा ने परिवर्तन कर भी दिया है और उन्होंने वापस गवर्नर को भेजा, क्योंकि गवर्नर ने वो बिल पहली बार में ही प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख लिया था, तो अब गवर्नर को वापस वो कंसिडरेशन के लिए भेजना ही है प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को वो वापस से गवर्नर वो वाला बिल भेजते हैं अगर कंसिडरेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट अब यहाँ पर बाउंड नहीं है अपना असेंट देने के लिए। प्रेसिडेंट यहाँ पे आराम से अपनी पॉकेट वीटो का यूज़ कर लेंगे, उसे अनिश्चित काल तक के लिए अपने पास रख सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे पॉकेट वीटो का यूज़ हो रहा है, क्लियर कट। केंद्र के मामले में ऐसा था नहीं, राज्यों के मामले में ऐसा है ना, जब केंद्र के मामले में एक बार सस्पेंसिव वीटो यूज़ हो गई तो फिर वो बाउंड हो गए, राज्यों के मामले में ऐसा नहीं है। इसी बात को लेकर के ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल्स आ जाते हैं, रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसको लेकर के राज्यों की हमेशा आपत्ति रहती है कि ये कोई फेडरल सिस्टम नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रिजर्व हो रहा है, सीधी सी बात है, केंद्र सरकार के असेंट के लिए रिजर्व हो रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। तो राज्यों का ये आरोप रहा लंबे समय तक, 1980s तक तो ये बहुत ही रैम्पेंट रहा कि केंद्र की सरकार राज्यों के बहुत महत्वपूर्ण ऐसे विधेयक हैं, ऐसे कानून हैं जिन पर राष्ट्रपति की इन शक्तियों का इस्तेमाल करके अड़ंगा लगा देते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्रीली काम नहीं करने दे रही है। वो ये कहते हैं कि जब सेंटर के मामले में सस्पेंसिव वीटो यूज़ होने के बाद प्रेसिडेंट बाउंड है, तो स्टेट के मामले में ऐसा क्यों नहीं है। आई बात समझ में? अब इसको थोड़ा समझें कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, राज्यों की एक आपत्ति वाजिब है, समझ आ गई कि ये एक कन्फ्लिक्ट का रीज़न तो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब स्टेट के मामले में, और बहुत से बिल ऐसे भी हैं जो प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट से ही स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, बहुत से बिल ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट से ही स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और बहुत से बिल ऐसे हैं जो मैंडेटरली ही गवर्नर को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखने ही पड़ते हैं। तो 3 तरह कैटेगरी समझ आ रही है, एक जिन्हें गवर्नर को लग रहा है कि इसमें प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन चाहिए, एक जो प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट से ही प्रेजेंट होंगे स्टेट लेजिस्लेचर में, एक जो प्रेसिडेंट, जो गवर्नर बाउंड ही है कि वो बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए मुझे रखने ही रखने हैं। आई बात समझ में? और एक इमरजेंसी के समय के दौरान कुछ लिमिटेशंस लग जाती हैं गवर्नर के ऊपर कि प्रेसिडेंट कह देते हैं कि अब ये तरह के बिल आप मेरे लिए कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखें, और मनी बिल और बाकी चीज़ें आप मेरे प्रायर कंसेंट से ही पेश होंगे। आई बात समझ में? इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। काफ़ी हद तक केंद्र को, यानी कि राष्ट्रपति को शक्तियाँ राज्य के मामले दी। राज्य इसकी आपत्ति जताता है क्योंकि केंद्र की सरकार इसे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए भी यूज़ कर सकती है कि कोई भी स्टेट है, उसकी गवर्नमेंट अगर मान लीजिए उस स्टेट को सर्व करने के लिए कोई कानून लेकर के आई है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए ये चाहती हो कि अगर ये कानून नहीं लागू होने देना तो फिर हम राष्ट्रपति वाला चैनल इस्तेमाल कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन प्रोसीजर। और अगर फिर स्टेट इसको फॉलो नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, तो स्टेट को जो भी प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए उसके अकॉर्डिंग चलना है, यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं हैं राज्य को उन्हीं प्रक्रियाओं के तहत चलना है। और अगर ये नहीं कर पाएंगे स्टेट तो फिर आर्टिकल 355 के 355B क्या कह रहा है, सेंटर की ड्यूटी लगा रहा है कि वो ये इंश्योर करे कि स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चलें। और आर्टिकल 365 क्या कह रहा है, अगर राज्य केंद्र के निर्देशों की पालना नहीं करेगा तो राष्ट्रपति फिर ये मान जाएंगे कि राज्यों की जो पूरा तंत्र है वो संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का फेलियर हो गया है, और फिर लागू हो जाएगा आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। तो राज्य तो बेचारे दबे हुए हैं। लेकिन अब ये सवाल आता है कि जब हम लोगों को ये प्रक्रिया समझ आ गई तो संविधान बनाने वालों को ये प्रक्रिया नहीं समझ आ रही होगी कि केंद्र सरकार किसी भी तरह से राज्यों का हनन कर सकती है इस प्रक्रिया में। क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ये नहीं नजर आ रहा होगा? तो देखिए प्रावधान रखा क्यों गया होगा, रखा क्यों, समझिए। देखिए राज्यों को काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी गई है, स्टेट लेजिस्लेचर उनको दे दी गई है, उनके स्टेट सब्जेक्ट दे दिए गए हैं, लॉ बनाने हैं, लॉ बनाएंगे वो। गवर्नर को लॉज ऑलमोस्ट होता ही है कि गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से चल रहा है, तो गवर्नर जो बिल पास होकर के आ रहा है उस बिल को सहमति देंगे। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति सहमति देते हैं ऐसे राज्य में भी गवर्नर सहमति देंगे। गवर्नर के पास भी वो वीटो हैं, राज्य में जो सेंटर में प्रेसिडेंट के पास वीटो होती हैं, सेंटर के प्रेसिडेंट से ज़्यादा वीटो उनके पास ये भी है कि वो अपनी वीटोज़ के साथ साथ प्रेसिडेंट के लिए भी रिजर्व रख सकते हैं बिल। तो उनका अधिकार क्षेत्र राष्ट्रपति से भी थोड़ा ज़्यादा है। राष्ट्रपति के पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि राष्ट्रपति केंद्र का बिल किसी और के लिए रिजर्व रख ले, लेकिन गवर्नर रख सकता है। तो डिस्क्रिशनरी पावर और बिल से रिलेटेड पावर में गवर्नर की शक्तियाँ राष्ट्रपति से भी थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, थोड़ी वाइडर नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझें तो गवर्नर की अपनी वीटो है, उसके बाद भी उसने प्रेसिडेंट के लिए रखा। प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने यहाँ पर सस्पेंसिव वीटो यूज़ की कि इसमें कुछ परिवर्तन कर दीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए कि परिवर्तन कर भी दिए राज्य की विधानसभा ने, लेकिन प्रेसिडेंट फिर भी शक्तियाँ पा रहा है कि वो उसे रख सकता है अनिश्चित काल के लिए। ये यहाँ पर आपत्ति है। पहला प्रोविज़न तो गलत नहीं है कि राज्य ने अगर कोई विधानसभा में कानून बनाया तो वो कानून अगर पहुंच गया है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति कह रहा है कि इसमें ये थोड़े परिवर्तन कर दीजिए, तो इतना अधिकार तो हमें दे करके चलना चाहिए था। कारण हमारे देश में डाइवर्सिटी को बड़े लेवल पर चेरिश किया गया है। स्टेट्स बनाने का कंसेप्ट ही इसलिए आया कि एक डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, और एक नाम बार बार सुनते हैं इंडियन स्टेट, एक भारतीय राज्य है, इसके बाद अलग अलग राज्य भी हैं। तो राज्य शब्द का प्रयोग प्रोविंसेस की जगह पर यहाँ पर किया गया। इसके दो कारण थे। एक तो ये है कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है कंट्री के, वो रिपब्लिक है, वो कोई प्रिंस, वो कोई किंग नहीं है, क्राउन नहीं है, तो उनके कोई अलग अलग प्रांत भी नहीं होंगे, उनकी कोई प्रोविंसेस भी नहीं होंगी जैसे क्वीन की होती थी ब्रिटेन में। और दूसरी बात यह है कि राज्य अपने स्तर पर भी काफ़ी ऑटोनॉमस हैं, लेकिन एक सत्य मानना पड़ेगा कि वो सॉवरेन नहीं है जैसा कि इंडियन स्टेट है। सॉवरेनिटी इंडियन स्टेट में वेस्टेड है, यानी कि संप्रभुता। जब भी यूनिटी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी को हार्म होते देखेंगे तब समस्या पहुंचेगी। तो देखिए ध्यान से समझिए जरा, मान लीजिए एक स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, कोई भी स्टेट है, उनको अपने स्टेट की यूनिक कैरेक्टर को सर्व करने की पूरी आज़ादी है। वो एक डिस्टिंक्ट कल्चर, कस्टम, मैनर के तहत ही एक राज्य बन करके आया, भाषा के आधार पर या किसी कंसेप्ट के आधार पर। वो वहाँ की लोगों की एस्पिरेशंस को सर्व कर रहे हैं कानून बना करके। लेकिन इसके ऊपर संविधान में कुछ ऐसे भी तो प्रसंग हैं, कुछ ऐसे भी तो प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं जो नागरिकों के लिए हैं, जिनमें धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय पीछे छूट जाता है, नागरिक प्रमुख हो जाता है। यानी कि आपके एक नागरिक होने के नाते भी तो कुछ अधिकार हैं, इसके भी ऊपर आपके मानव होने के नाते भी तो कोई अधिकार है। अब मान लीजिए स्टेट ने स्टेट लिस्ट में गिवन किसी सब्जेक्ट पे लॉ ही ऐसा बना दिया है, और वो लॉ के तहत अगर हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी एक कम्युनिटी या ग्रुप को तो सर्व किया जा रहा है, लेकिन अदर कम्युनिटी और ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग इस स्टेट में अब हार्म हो जाएंगे, उनको हरासमेंट हो जाएगी, तो ये अधिकार तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता ना कि आप दूसरी कम्युनिटी और दूसरे रिलीजन के लोगों को, दूसरे लिंग्विस्टिक ग्रुप को हरास करें। उनको भी अधिकार दिए गए हैं। आप स्टेट को एनरिच करें, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को डिमिनिश करने की ताकत तो नहीं देता ना कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी परिस्थिति में तो ये ज़रूरी है कि संविधान और संविधान का मूल जो कंप्लीट जो ओनस है वो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट पे है।
तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रपति को ये ऑथराइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, तो वो ये इंश्योर करें कि स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स और मैनर्स के साथ कंप्लाई करके चल रहे हैं। इसलिए तो फिर राज्यों के विधेयक राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखे जाएंगे, क्योंकि राज्यों की सरकारें राज्यों के मुताबिक हैं, राज्य डिस्टिंक्ट हैं कल्चर, कस्टम, मैनर में। राज्य देश की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि विविधता को। लेकिन केंद्र की सरकार किसी एक राज्य की नहीं, वो तो केंद्र की, वो दिल्ली की सरकार है। वो सेंट्रल टू द कल्चर, कस्टम, मैनर है, सेंट्रल टू द लॉ मेकिंग, सेंट्रल टू द पावर है, सेंट्रल टू द रूल्स रेगुलेशंस हैं। उसके लिए पूरा देश एक जैसा है, यानी कि उसके लिए देश के लोग। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें तो राज्यों के लेजिस्लेचर को लोकसभा का नाम नहीं दिया, उसे विधानसभा का नाम दिया है, यानी कि वो एक लॉ मेकिंग बॉडी है, विधान बनाने वाली। लेकिन यही नाम हमारे सेंटर में जो लोकसभा है उसको क्यों नहीं दिया गया? उसको विधानसभा या विधान संसद क्यों नहीं कहा गया? वो लोकसभा है, वो लोगों, यानी कि केंद्र के लिए लोग सर्वोपरि हैं। लोग, केंद्र लोगों, भारत लोगों को देखेगा, देश लोगों को देखेगा। फिर राज्यों के स्तर पे ठीक है, लैंग्वेज भी है, कस्टम, कल्चर, मैनर भी है, सब कुछ है। आई बात समझ? इसलिए राज्यों की ड्यूटी लगाई गई है कि लिंग्विस्टिक ऑफिसर्स, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें। ऐसी ड्यूटी केंद्र की तो नहीं लगाई गई, राज्यों को ये और डायरेक्शन जा रही है ना। केंद्र तब हस्तक्षेप करेगा जब ये होगा नहीं, लेकिन जिम्मेवारी तो राज्यों की है। खेती बाड़ी से जुड़े मामले, शिक्षा से जुड़े मामले, ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, इनमें काफ़ी बड़ी भूमिका राज्य निभा रहा है। तो लोकसभा का नाम ही लोकसभा है, वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो केंद्र सरकार, प्रैक्टिकल में केंद्र सरकार किससे प्रभावित होती है, किससे नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन केंद्र से एक्सपेक्ट करता है कि वो सेंट्रल टू द ह्यूमैनिटी है, सेंट्रल टू द सिटीजन्स है, सेंट्रल टू द लॉ मेकिंग है, सेंट्रल टू द पॉपुलेशन, सेंट्रल टू द रिसोर्सेज, सेंट्रल टू द कंट्री, सेंट्रल टू द नेशन। उन्हें सेंट्रल रोल प्ले करना है। तो सेंट्रल जो है वो तो सभी से इक्वी डिस्टेंट होता है, सभी धर्म से, सभी जातियों से, सभी पार्टियों से, सभी संप्रदाय संस्था से। जैसे मैं सेंट्रल खड़ा हूँ तो आई एम सेंट्रल टू एवरीवन। स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट समवेयर सेंट्रल, दे आर समवेयर क्लोज टू समवन। इसलिए तो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और स्टेट्स बने हैं ना। लेकिन जो सेंट्रल है वो तो सेंट्रल है। सेंट्रल होने के नाते फिर ये देखते हैं कि किसी भी एक पर्सन को हार्म तो नहीं हो रहा उस राज्य में, हो रहा है तो रेस्क्यू करेंगे। तो इसलिए गवर्नर को कहा है कि राष्ट्रपति के लिए बिल रिजर्व रखे। जब राष्ट्रपति के पास बिल जाएगा तो राष्ट्रपति वहाँ पर कहेंगे कि ये स्लाइट मॉडिफिकेशन सा कर दीजिए। अब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए राज्य ने मॉडिफिकेशन किया, बिना ही भेज दिया, तो यहाँ पे फिर से राष्ट्रपति के पास ये प्रावधान है कि वो उसे अब वापस तो नहीं, वो उसे जितने मर्जी समय तक के लिए रख लेगा, फिर कोई चक्कर नहीं। आप बदलाव ही नहीं कर रहे तो क्या करें? या सिंपल राज्य ने बदलाव करके भेज दिए, बट राष्ट्रपति की इच्छा मुताबिक मनवांछित बदलाव नहीं किया, मॉडिफिकेशन कर दी पर वो नहीं की जो कही गई थी, कुछ और ही मॉडिफिकेशन कर दी, तो भी तो फिर राष्ट्रपति को यहाँ पर अधिकार होना चाहिए ना कि वो फिर उस बिल को लटका दे, रख ले। इस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसको एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ कर रही है, वो राष्ट्रपति को दी हुई इतनी पायस पावर्स को नेगेटिव सेंस में यूज़ कर रही है, तो यहाँ पर तो बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट और बीइंग अ पोजीशन होल्डर, बीइंग मेंबर पार्लियामेंट, बीइंग मिनिस्टर्स, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लैक कर रहे हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया प्रोविजन तो गलत नहीं है ना, दो बातों को समझो। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया प्रोविजन गलत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कभी सफल नहीं हो। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में वो लास्ट पॉइंट तक जाके भी प्रबंध करके रखेंगे कि मिस यूज़ ना हो। सोचो कितना फुल प्रूव कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि उसमें कितना जोर लगाना पड़ जाता है केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को पावर को मिसयूज करने में। इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस, इतने सारे लूप होल्स को टैपिंग करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन ने कर दिया। बट कोई भी चीज़ टेक्निकली उतनी करेक्ट नहीं बनाई जा सकती कि वहाँ पर किसी तरह की वैल्यूज़, कल्चर, इमोशन, सेंटीमेंट का रोल ही एंड हो जाए। एट द एंड रोल प्ले करेगी आपका कंपैशन, आपकी करुणा, आपकी कमिटमेंट, आपकी वैल्यू, क्योंकि वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमन। ऐसे में वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है कि वो उस टूल को फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट यूज़ करती है, वो उस टूल को फॉर द पर्पज़ ऑफ डीरेलमेंट यूज़ करती है। सेम टूल है, उससे आप रेलगाड़ी की पटड़ियाँ बनाते भी हैं, सेम ही टूल है, रेलगाड़ी आ रही है, आपने पटड़ियाँ खोल भी दी। एक से निर्माण होता है, एक से एक्सीडेंट होता है। ये तो टूल है ना। अब आपने उस टूल को टूल बना लिया या वेपन, ये तो आप पे डिपेंड करेगा। ये फिर आप लोग तय करेंगे। देश की जनता जितनी जागरूक होती है, देश की जनता में जितने संस्कार होते हैं, मूल्य होते हैं, नियम स्थापित होते हैं, एक दूसरे के प्रति सार्वभौमिक भाव होता है, स्नेह होता है, सद्भावना होती है, किसी भी हद तक चले जाएं,
एक दूसरे की मत से भेद हो सकता है, सोच से भेद हो सकता है, लेकिन ईर्ष्या, रंजिश और किसी तरह की भी नफरत पैदा नहीं होती। ऐसा समाज जब आप बनेंगे तो सरकारें कैसे नहीं बनेंगी, वो मजबूर हो जाएंगी ऐसी बनने के लिए। सरकार आपके मुंह से किसी के लिए कटु वाक तभी कहला सकती है जब सरकार को दिखता है कि हाँ ये मुमकिन है। जब सरकार को ये दिखेगा कि मैंने 3 बार मंच से ऐसे घटिया नारे लगाए लेकिन बदले में जवाब नहीं आया, मैं ये कहता हूँ शर्मसार होकर वापस जाएंगे। ये राजनाथ सिंह थे, उन्होंने पूछा था 2-2 हज़ार अकाउंट में आया कि नहीं आया, किसानों ने कहा नहीं आया। वहीं वो मजबूर हो गए अपने साथ, कहते अरे डाला नहीं आप लोगों ने इनके अकाउंट में। सरकार आपने भेजा ही नहीं, आपने भेजा ही नहीं, हमने डाला ही नहीं। जनता नीचे से समर्थन करना बंद कर दे। आप मुझे खुद बताइए, 135 करोड़ लोगों को 790 एमपी, 790 एमपीओं को अगर जनता अपना रुख दिखला दे एक बार कि हमारा भेद किसी नीति से है, किसी तंत्र से है, एक सरकार से है, किसी एक आदमी से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा तो ना धर्म सिखाता है, ना जाति सिखाती है, ना पंथ सिखाता है, ना संप्रदाय सिखाता है, ना संविधान ने सिखाया है। लेकिन हमें तंत्र से लड़ने की शक्ति ही नहीं दे रहे, हमें मूर्ख बना करके जिंदा रखना चाहते हैं सारी उम्र। इसलिए हमारा दुश्मन कोई एक आदमी बनाया जा रहा है, या कोई एक पार्टी बनाई जाएगी, या कोई एक सोच बनाई जाएगी, ताकि हम उस सोच में छुपी हुई उन कुरीतियों से लड़ ही ना पाए। आई बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बिना कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजन यूजलेस हैं। और आज पूरे विश्व में क्या चीज़ की ज़रूरत है? संविधान तो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो हैं, उसके अंदर से सुप्रीम कोर्ट हर रोज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म निकाल रहा है, लेकिन सब यूजलेस है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है। हमें इसे जगाने की ज़रूरत है। ये कैसे होगा? जब शिक्षक 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर के लिए पॉलिटी के क्वेश्चन कराने बंद कर देंगे, और जब बच्चे MCQ और 100 वर्ड के आंसर लिखने के लिए इसे पढ़ना छोड़ देंगे। इसे पढ़ना है हमें, ये राजनीति शास्त्र है, ये संविधान है, इसे देश के तंत्र को सुधारने के लिए पढ़ना है, क्योंकि एक हिस्सा उस तंत्र का हम खुद भी हैं, हम स्वयं भी हैं। ये तंत्र है, हम उसका हिस्सा हैं। सरकार केवल उन 790 एमपीओं से नहीं चलती, सरकार में हम 135 करोड़ लोग भी आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रोविजन है, क्लियर कट है कि मिसयूज होता है, इसलिए क्लियर है कि कन्फ्लिक्ट है। लेकिन प्रोविजन यूजलेस है? नहीं, प्रोविजन रखा गया था बहुत तगड़े लॉजिक के साथ। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट के पास, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, मान लीजिए उस स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसा सिस्टम है कि वो टैक्सेस लगा सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर देता हूँ, पंजाब है। जैसे पंजाब में अब किसान संघर्ष चल रहा था, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी सिंगिंग, पेंटिंग आर्टिस्ट, हर तरह की क्लास वहाँ पहुँची। अब मान लीजिए कि पंजाब के ये आर्टिस्ट बार बार कह रहे थे कि केंद्र को यहाँ पर, बॉलीवुड को यहाँ पर आकर के सपोर्ट करना चाहिए। अब इमेजिन करो, देखो संघर्ष होता है एक, हर कोई अपने आप को संघर्ष के मुद्दों से जोड़ के देखता है, और संघर्ष तो निजी जीवन में हर रोज भी चल रहा है। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री है, या मान लीजिए कोई बॉलीवुड भी कहना गलत है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, और मान लीजिए साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, या हॉलीवुड है, वो भी अपने अपने जीवन में एक संघर्ष में है, वो भी काम कर रहे हैं, वो मजबूर हैं। लेकिन मान लीजिए हम कह रहे हैं आइए आइए विरोध करिए, आवाज़ उठाइए, ठीक है, उन्होंने नहीं उठाई। सपोज कीजिए कि पंजाब के अंदर एंटरटेनमेंट आता है, स्टेट लिस्ट में एंटरटेनमेंट आता है, या ऐसा विधेयक पारित कर दे कि बॉलीवुड की यानी कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मूवी पे ऐसा भयंकर टैक्स ठोक दें, ऐसा कुछ कर दें कि वो चल ही ना पाए, यहाँ पे डेड ही हो जाए, पूरी तरह से डेड हो जाए। आई बात समझ में? तो फिर तो हो गया काम। फिर तो प्रेसिडेंट विल आस्क ना कि इसके पीछे की रैशनल क्या है भाई। प्रेसिडेंट विल डेफिनेटली आस्क व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दैट। देन दे विल से रैशनल इज लाइक दैट वी डोंट लाइक देम। दिस इज नॉट द कंसेप्ट। हाउ कैन यू से दैट वी डोंट लाइक देम? व्हाई? और आप कहेंगे सर इसमें बुरा भी क्या है, उनकी फिल्में यहाँ नहीं, नहीं, you are depriving the opportunities from the youth to enter such industry, because if that industry will work, ultimately the economy will work for the nation. Everything is ultimately interconnected. So many fashion designing institutes, so many marriage preparations, so many lehengas, so many beauticians industry, everything is ultimately stage for. आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक हीरो हीरोइन होता है? उस पर्टिकुलर मूवी के लिए जो सेट लगा है, सेट बनाने में इतनी बड़ी सेट डेवलपमेंट कंपनी लगी है, उसमें पंजाब के कितने लड़के लड़कियां काम करते होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। इस तरह से अपन देश से एक बड़ा उद्योग जगत ले लेंगे,
उद्योग धंधा छीन लेंगे, रोजगार के अवसर छीन लेंगे और पंजाबियों के प्रति भेदभाव पैदा होगा, क्योंकि फिर काम मिलेगा। फिर धर्मेंद्र कहाँ से बनाओगे, राजेश खन्ना कैसे बनेगा, विनोद खन्ने कैसे बनेंगे, ये इंडस्ट्री कैसे बनेगी? समझो, इट इज़ नॉट गुड। तो रैशनल पूछा जाएगा, रैशनल वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि रैशनल में सब चलता है, बदमाशी नहीं चलती, आपकी निजी रंजिशें नहीं चलती, क्योंकि इन्होंने हमारा संघर्ष में साथ नहीं दिया। तो वो ये कहेंगे ये कैसा संघर्ष हुआ यार, संघर्ष में भी ऑटोक्रेसी, संघर्ष में तो होती है अल्टीमेट लेवल की डेमोक्रेसी, संघर्ष में कैसी ऑटोक्रेसी की जिसने साथ नहीं दिया उसको भी नस्ल कुशी कर देंगे, ये तो मुसोलिनी हो गया, ये तो जर्मनी का हिटलर हो गया। उनको ऐसा लगता था कि जो मूवमेंट हमने चलाई है बस यही बेस्ट मूवमेंट है, सब इसमें आने चाहिए, तो ये तो टोटलिटेरियनिज्म हो गया। समझिए, तो किसी संघर्ष में जबरन किसी को हम घसीट नहीं सकते, इट इज अ टोटलिटेरियन सिस्टम। संघर्ष का मतलब यह है सर्वोच्च स्तर का लोकतंत्र की जो संघर्ष महसूस कर रहा है अपने भीतर वह आएगा। इसे हम सिर्फ और सिर्फ कस्टम कल्चर वैल्यू से जगा सकते हैं, किसी तरह के कानून थोप थोप करके कि संघर्ष, ऐसे तो फिर अगली बार से हर कोई संघर्ष होते सारी आ जाएगा, ऐसे तो इंडस्ट्री खुलेगी, 1000 लड़के लड़कियां चाहिए संघर्ष के लिए, जल्दी करो, फर्जी अकाउंट बना बना कर ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे ट्रोलिंग कल्चर चलाना, वो ट्रोलिंग बिजनेस चलाना, ऐसे तो फिर संघर्ष इंडस्ट्री हो जाएगी। क्या करते हो, रिक्रूटमेंट करते हैं, क्यों? संघर्ष के लिए। काफ़ी संघर्ष कराते हैं हम लोग पूरे देश भर में, हर महीने हमारा एक संघर्ष होता ही होता है। अच्छा, शादी हो रही है, जीजा जी क्या करते हैं, जीजा जी संघर्ष कमेटी के चेयरमैन है। संघर्ष कमेटी क्या करती है, पूरे इंडिया में एवरी मंथ जो संघर्ष होते हैं, कभी नागालैंड में, कभी त्रिपुरा में, कभी पंजाब में, जीजा जी उसके हेड होते हैं। संघर्ष क्या करते हैं, मुद्दों पे, मुद्दे कम है अपने देश में, हर महीने बना लेते हैं। जब भी मुझे को पैसे वैसों की शॉपिंग की जरूरत होती है, मैं जीजा जी को बोलती हूँ, 2-3 दिन में मुद्दा बना लेते हैं और संघर्ष शुरू कर देते हैं, फिर कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। किसी भी सरकार को घुटनों पे ले आते हैं। पिछले महीने ही मैंने जीजा जी को बोला, जीजा मुझे जगुआर बहुत पसंद है, जीजा जी ने मुद्दा बनाया, मुद्दा बड़ा बनाना पड़ा क्योंकि जगुआर महंगी आती है, संघर्ष भी महंगा, काफ़ी बड़ा संघर्ष करना पड़ा। टॉप क्लास के लड़के लड़कियाँ बुलाए गए, इस बार टॉप क्लास बुलाए, दिल्ली से काफ़ी बोल बहुत लेते हैं वो लोग, तो उनको हमने संघर्ष में खड़ा कर दिया। तो बेटा फिर मतलब वही हो जाएगा, अगर इस तरह से कानूनी दबाव थोप थोप के संघर्ष होने लगे, फिर तो ये तो फैक्ट्रियाँ बनेगी संघर्ष की, फिर तो लोकतंत्र गया। समझ आई बात? क्योंकि फिर अगर संघर्ष की फैक्ट्री बनेगी तो एंटी संघर्ष फैक्ट्री भी तो बन जाएगी। फिर नेताजी भी अपने बंदे खड़े करेंगे, कहते हैं वो क्या करते हैं, कहते संघर्ष, तुम गैर संघर्षकारी, फोड़ो इन्हें मैदान में जा करके। तो जो पैसों के लिए खड़ा रहेगा वो नहीं खड़ा रह सकता, जो मूल्यों के लिए खड़ा है संघर्ष वही करेगा। मूल्यों के लिए खड़े आदमी को ठंड गर्मी महसूस ही नहीं होती, ये बड़ी बात। दर्द में है, लेकिन उसके दर्द के बाद जो जीत है वो उसके मूल्यों की जीत है, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं चलता। पैसों के लिए जो खड़ा नौटंकीबाज है। आई बात समझ में? वो मंच पे टोकने पर 1 मिनट में गुस्सा हो जाएगा, मंच पे बोलने लगा, उसे को टोक देना, वो 1 मिनट में गुस्सा हो जाएगा, जैसे मंच पर चढ़ा था एहसान करने। ऐसे उदाहरण भी इंस्टाग्राम पे दिखे होंगे आपको। लेकिन जो संघर्ष के लिए आए हैं वो तो सैकड़ों लाठियाँ खा करके भी संघर्ष नहीं छोड़ते थे, ये भी आपने देखा है। वो बोल के रहते थे, वो करके रहते थे, उन्हें मंच चाहिए होता था 10 मिनट के लिए। लेकिन यही 1-1.5 महीने में उदाहरण देखे होंगे कि स्टेज पे अपने ही लोगों ने स्टेज से ही समझाया कि ऐसा नहीं बोल के ऐसे, वहीं पे गुस्से हो गए यार, तो यार मैं तो ताड़े लिए आया सी है कि नहीं, तो फिर ताड़े लिए आया तो 10 कानू रहा, बोल जड़ा काम क्या वो कर। ओके, ये क्लियर हुआ? प्रोविजन गलत है, प्रोविजन चाहिए। क्या प्रोविजन सही गलत के कंसेप्ट से होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या प्रोविजन सही गलत? प्रोविजन यूटिलिटी से होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक तंत्र देता है, तंत्र को सर्व करने के लिए प्रावधान है, इसके लिए एक प्रावधान ये भी है। सही गलत इसे कौन बनाता है? आप सब। जब ये पूरी तरह से उस किसी भी स्टेट में किसी तरह की लिंग्विस्टिक, कल्चरल, सोशल माइनॉरिटी या फिर वुमेन, जब चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए यूज हो जाएगा, तब आप ही लोग चेरिश करेंगे, माय गॉड व्हाट इज द प्रोविजन, ओह माय गॉड द माइंड ऑफ अंबेडकर। लेकिन जब इसी कोई सरकार गलत यूज करेंगे, वो कहेंगे व्हाट अ डर्टी कॉन्स्टिट्यूशन। नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट, प्रोविजंस आर नॉट गुड बैड, प्रोविजंस आर प्रोविजंस, दे आर वेरी सिंपल। वो यूटिलिटी के लिए हैं। आपकी नीयत, आपकी कमिटमेंट, आपकी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति, उसे अच्छा बुरा बनाते हैं। और इसे तो अच्छा बुरा हम कर सकते कि नहीं कर सकते। वहाँ उस दरवाजे बाहर खड़ा आदमी अगर मुझे अभी भड़का दे, अभी आकर के मुझे किसी भी तरह से भड़का दे, किसी भी संघर्ष के नाम पे, अगर मैं उसे 3 तकनीकी संविधानिक रूप में सत्य पूछ लूँ और वहीं कंपन में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल दे, नेता खत्म होगा या देश की आवाम जीतेगी? आवाम जीतेगी। आई बात समझ में? जितनी आवाम मजबूत होगी उतना ही तंत्र सुदृढ़ होगा।
उतनी ही सरकारें निष्काम होंगी, निष्ठावान होंगी और पूर्ण रूप से आपके हितों में कार्य करेंगी। अब वो दिन चले गए जब आप घरों में बैठे सरकारों से ये एक्सपेक्ट करते थे कि ये अपनी कन्विक्शन से ही सब कुछ डिलीवर करेंगे। अब तो छीन के लेना होगा, लेकिन छीनना कैसे है? किसी के मुंह में हाथ नहीं डालना है, हमें ज्ञान को खंगालना है, हमें अपनी शख्सियत को निखारना है, अंतरात्मा को जगाना है। सरकारें नहीं देंगी तो मेरा नाम बदलना। आई बात समझ में? हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलेगी। अब ये भी याद रखना, जो हर बात के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं ना, हर चीज़ वहाँ से भी नहीं होगी, वो हमें लेनी पड़ेगी। जितनी भीड़ होगी, जितने लोग होंगे, जब वो गलत पे तालियां नहीं बजाएंगे तभी गलत सही बजाने लगेगा। ये बात आप याद रखना, वरना कुछ नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इन फाइनेंशियल एलोकेशन टू द स्टेट्स। मैंने आपको फाइनेंशियल एलोकेशन पढ़ाया, हमने आर्टिकल 368 से शुरू करके 369, 370, 371 ये सारे आर्टिकल पढ़े। ये जाएंगे 360 और ये 360 क्या 260, हमने आर्टिकल 268 से पढ़ा, 268, 269, 270, 271, ये जाएंगे 293 तक। तो सारा है। लेकिन हमने क्या पढ़ा? मैक्सिमम क्या हो रहा था उसमें? सेंटर टैक्स लिवाई कर रहा है, फिर सेंटर टैक्स कलेक्ट कर रहा है, फिर स्टेट को दे रहा है, या सेंटर टैक्स लिवाई कर रहा है, सेंटर टैक्स कलेक्ट कर रहा है, स्टेट सेंटर में बढ़ रहा है, या स्टेट सेंटर टैक्स लिवाई कर रहा है, स्टेट टैक्स कलेक्ट कर रहा है, सेंटर को जा रहा है। तो फाइनेंशियल लेवल पर भी अगर अपन देखें, फाइनेंशियल एलोकेशन में भी, तो राज्यों का हमेशा यह आरोप रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस में सेंटर की पोजीशन स्ट्रांग है, और राज्य ऐसे फील होते रहते हैं कि राज्य रिसीविंग एंड पे खड़े हैं। प्रोवाइडर कौन है? स्टेट, सेंटर है, और स्टेट क्या है? रिसीविंग है। और देखो मांगने में समस्या तो सबको लगती है। देखो आप ही का 500 है, इतने पे भी आप किसी के पास नहीं छोड़ते कि तेरा 500 मेरे पास ही पड़ा, मेरे नाम पे लिखा गया है, ठीक है, तू ले ले जब जरूरत। तब आप उसे कहते हैं यार तूने देना ही है ना, दे ही दे जरूर, मैं भी तेरे को। तब हम बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं कि तुझसे मांग मांग के तुझे भी तंग ही करूंगा, तू दे ही दे। तो अगला भी जिद्दी होता है, कहता नहीं तू तंग कर ले, तू तो मेरा यार ही है। किसी से मांगना बड़ी समस्या करता है, बड़ी प्रॉब्लम। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि ऐसे मांगापंथी तो नहीं चलनी। कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन बना दिया। क्या बना दिया? फाइनेंस कमीशन बना दिया। चलो ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन बना दिया तो फाइनेंस कमीशन पे ही राज्यों को प्रॉब्लम। राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं कि एक तो फाइनेंस कमीशन जो है ये तो परमानेंट बॉडी नहीं है। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बट परमानेंट नहीं है, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट में अपॉइंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे 5-5 साल पे, 5 साल के पहले भी हो सकता है प्रेसिडेंट अपॉइंट ही ना करें, तो क्या कर लोगे? तो जब उसको वो उस देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक परमानेंट बॉडी है, लेकिन आर्टिकल 280 के तहत जो फाइनेंस कमीशन है वो परमानेंट बॉडी नहीं है, वो तो प्रेसिडेंट नियुक्त कर रहे हैं। अगली बात, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन एडवाइजरी है। फाइनेंस कमीशन की जितनी भी रिकमेंडेशन होती हैं वो एडवाइजरी कैरेक्टर की होती हैं, यानी कि केंद्र सरकार उन्हें माने या ना माने, ये दूसरी बात। फिर फाइनेंस कमीशन जो है वो केंद्र के द्वारा अपॉइंट हो रहा है, मैंने प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट ने किसको अपॉइंट किया? लिफाफे बंद में जिसका नाम निकला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जिसका नाम दिया, प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट। तो एक तो वो है भी केंद्र के, उनकी सिफारिशें रिकमेंडेटरी हैं, एडवाइजरी हैं, वो बाउंड नहीं है। तीसरा, वो जब चाहे भैया बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं के तहत राज्यों को ऐसा लगता है कि इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं। हालांकि फाइनेंस कमीशन की एक लंबी प्रोसीजर होती है, वो पूरी स्टेट वाइड कंसल्टेशंस करते हैं, फिर सारा काम आगे होता है। लेकिन इसमें भी तो एक वर्ड बड़ा महत्वपूर्ण है, कंसल्टेशंस। वो कंसल्टेशन करते हैं ना, राज्यों में जा जाके कंसल्ट करते हैं। राज्यों को कोई ऐसा प्रोविजन तो नहीं दिया गया कि आपकी ये सजेशंस बाउंड होंगी, फाइनेंस कमीशन ये मानने को मजबूर है, वो कंसल्टेशन करेंगे। अब जैसे मैं आपसे कोई भी आगे सलाह मशवरा कर लूँ, मानूँ ना मानूँ ये तो मेरे पे है। आप लोग आगे से ये भी कह सकते हैं ना कि ये सलाह तो सबसे करेगा, मानता अपनी है, ये सुनता अपने दिल की है। ऐसा फिल्मों में जब डायलॉग मारते हैं तब आप हर कोई खुद को ज़्यादा जोड़ते हैं इस बात से कि यार ये तो मेरे ही जैसा है, सुनता सबकी है, करता अपनी, मैं भी ऐसा ही हूँ। फिर हम भी ये डायलॉग बाहर निकल के मानते हैं, यार मेरी एक आदत है, क्या? मैं सुनता सबकी हूँ, मैं करता अपने दिल की हूँ। ये खुद तक तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हमारा फेलो बीइंग ये करता है तब हमें बड़ी आग होती है, तब हम कहते हैं यार तो किसी की सुनता क्यों नहीं है। ह्यूमन का प्रॉब्लम ही यही है, जो भी डायलॉग तेजी देने वाले हैं खुद पे तो लागू करते अच्छे लगते हैं, कोई और फॉलो कर ले तो कहते हैं अबे सुनता नहीं है, एरोगेंट। ऐसा ही फाइनेंस कमीशन है, उसे राज्य कह रहे हैं भाई सुनता क्यों नहीं है भाई,
सलाह क्यों लेता रहता है? वो कह रहा है मैं सुनता सब क्यों करता अपनी हूँ। फिर फाइनेंस कमीशन भी केंद्र को जाके यही कहता है कि भाई आप मानते क्यों नहीं? तो केंद्र भी कहता है हम सुनते सबकी, हम करते खुद की। राज्य कहते हैं ये सिस्टम को बदलो, ऐसे सुनता सबकी करता अपनी वाला छोड़ो, इसको एक तो पहले परमानेंट बॉडी बनाओ।